हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। यह वीडियो साइंस जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 3 है। इस वीडियो में मैं साइंस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है और यह कपाल के स्टेफनाइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होता है। तो याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह स्फेनाइड हड्डी में स्थित होता है, स्फेनाइड हड्डी में। और यह पीयूष ग्रंथि 8 प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है। तो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह 8 प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इस पीयूष ग्रंथि का जो औसत वजन होता है वो 0.6 ग्राम होता है, 0.6 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आंसर होगा पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। मैंने आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि 8 प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है। तो उनमें से एक हार्मोन होता है एसटीएच हार्मोन, एसटीएच हार्मोन। और इसी एसटीएच हार्मोन के कारण ही जो है मनुष्य में भीमकायता या फिर बौनापन की स्थिति देखी जाती है। पीयूष ग्रंथि जो है एसटीएच हार्मोन को स्रावित करती है और यही जो है ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो यह एसटीएच हार्मोन जब मनुष्य में ज़्यादा बनता है तो मनुष्य में भीमकायता मतलब मनुष्य को ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। और जब एसटीएच हार्मोन की मनुष्य में कमी देखी जाती है तो मनुष्य काफ़ी बौना होता है। अगला क्वेश्चन है कि दांतों के ऊपर बना एनामेल किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का दांत का ऊपरी एनामेल बना होता है। और आपको बता दूं कि दांत के ऊपर का ये जो एनामेल होता है यह शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है कि दूध प्राप्ति के लिए गाय और भैंस को किस प्रकार का हार्मोन दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूध की प्राप्ति के लिए गाय और भैंसों को ऑक्सीटोसिन हार्मोन दी जाती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है जो कि गाय और भैंस को दी जाती है, तो गाय और भैंस से जो हमें दूध प्राप्त होती है उसमें ऑक्सीटोसिन की कुछ मात्रा पाई जाती है। और इसी के कारण आजकल लड़कियां जो है उम्र से पहले ही वयस्क हो जा रही हैं, उनमें शारीरिक विकास जो है उम्र से पहले ही देखा जा रहा है और इसके कारण ही गर्भपात की समस्या भी काफ़ी देखी जा रही है। तो याद रखिएगा कि दूध की प्राप्ति के लिए गाय और भैंस को ऑक्सीटोसिन हार्मोन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है मेलाटोनिन को स्रावित करना। और यह मेलाटोनिन जो होता है वो हमारे नींद को नियंत्रित करती है। अगर हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में मेलाटोनिन स्रावित हो तो हमें जो नींद की समस्या होती है वो कभी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा इमोशनल रिएक्शन को नियंत्रित करता है? सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है यह इमोशनल रिएक्शन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे मस्तिष्क का हिस्सा, यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है जो सभी ग्रंथियों में प्रमुख है। इसके अलावा यह हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर का तापमान, हृदय प्रणाली, नींद और भूख प्यास आदि को भी कंट्रोल करती है। तो याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे शरीर के तापमान को, हमारे हृदय प्रणाली को, हमारे नींद को और इसके अलावा भूख और प्यास को भी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन के रूप में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जाना जाता है, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन को मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन के रूप में एस्ट्रोजन और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन के रूप में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिक्स शरीर के
किस हिस्से से लगा होता है? सही आंसर होगा बड़ी आंत। अपेंडिक्स हमारे शरीर की बड़ी आंत से लगा होता है। क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा कोशिका के किस हिस्से में डीएनए पाया जाता है? सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए जो है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? सही आंसर है राइबोसोम का। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और इस राइबोसोम का जो खोज किया था वो पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। राइबोसोम जीवित कोशिका के अंदर पाया जाता है और यह प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन को बनाता है। तो ये जो राइबोसोम होता है यह एमिनो एसिड का इस्तेमाल कर प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? सही आंसर है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का प्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वहां था कोशिका शब्द का प्रयोग, यहाँ है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि कोशिका के या फिर कोशिका के क्षतिग्रस्त या कोशिका के मृत हो जाने पर लाइसोसोम उस जगह पे जाके फट जाता है और अपने अंदर से एक एंजाइम को रिलीज करती है जो कि उस क्षतिग्रस्त कोशिका को पचा देती है। इस कारण से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सही आंसर है लाइसोसोम। पादप कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह के नाम से किसे जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों का आकर्षक रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर है क्रोमोप्लास्ट। फूलों का जो आकर्षक रंग होता है, अलग अलग रंग जो देखते हैं, वह क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो कोशिका में पानी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। लगभग 80% जो है कोशिका में वो पानी होता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति के कारण भिन्न है। पादप या वनस्पति कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव तथा मोटी दीवार पाई जाती है, इसे ही कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पादप कोशिका में या फिर वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किसका बना होता है? तो आंसर होगा डीएनए और प्रोटीन का। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की कोशिका में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होती है? तो सही आंसर होगा 0। बैक्टीरिया की कोशिका में 0 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? सही आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने। तो डीएनए का जो मॉडल दिया था वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सेल्यूलर और आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में है। केंद्रीय सेल्यूलर और आणविक केंद्र हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जीवधारियों में 2 तरह की कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो सबसे जो छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। अगला प्रश्न है, एंजाइम एक प्रकार का क्या है? आंसर होगा प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। एंजाइम मानव शरीर में
केमिकल प्रक्रिया को, मतलब जैसे कि पाचन की क्रिया है, उसे तेज करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की दो कतार किस बंधन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? तो आंसर होगा हाइड्रोजन बंधन। डीएनए की जो दो कतारें होती है वो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है कि पौधे का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो आंसर होगा बीज। बीज ही वह हिस्सा है पौधे का जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस न्यूक्लियस किसके निर्माण में हिस्सा लेता है? तो आंसर होगा आरएनए। न्यूक्लियस आरएनए के निर्माण में हिस्सा लेता है। आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है जीवित कोशिका की संरचना का प्रमुख तत्व क्या है? तो आंसर होगा कार्बन। जीवित कोशिका की संरचना का मुख्य तत्व जो है वो कार्बन है। अगला प्रश्न है कोशिका के भीतर की कोशिका के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका के भीतर की कोशिका के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी कोशिका हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? आंसर होगा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो है कोशिका हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट्स एक रस्सी नुमा तंतु होता है जो कि हड्डियों को आपस में जोड़कर उन्हें अस्थायित्व प्रदान करता है। तो लिगामेंट्स हमारे घुटनों में या फिर जोड़ों में सभी जगह पाई जाती है जो कि दो हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न है कान का बाहरी हिस्सा किस कोशिका का बना होता है? आंसर होगा कार्टिलेज। कान का जो बाहरी हिस्सा होता है, लचीला हिस्सा, वो कार्टिलेज का बना होता है। यह कार्टिलेज जो होता है बोन का ही एक दूसरा रूप है जो कि काफी लचीला होता है। अगला प्रश्न है फेफड़ा किस झिल्ली से ढका होता है? तो आंसर होगा फुफ्फुस झिल्ली के द्वारा। फुफ्फुस झिल्ली के द्वारा फेफड़ा जो है वह घिरा होता है। अगला प्रश्न है दांत मुख्यतः किसका बना होता है? आंसर होगा डेंटाइन का। दांत मुख्यतः डेंटाइन का बना होता है। अगला प्रश्न है ज़ेरोप्थेलियम किस विटामिन के कमी के कारण होता है? सही आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण ज़ेरोप्थेलियम नामक रोग होता है और यह ज़ेरोप्थेलियम आँखों की बीमारी होती है। इस ज़ेरोप्थेलियम में आँखें काफ़ी लाल और सूखी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रीव रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर होगा विटामिन सी। स्क्रीव रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर होगा विटामिन डी। रिकेट्स विटामिन डी की अनुपस्थिति या फिर कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत फुस्फुस रोग अक्सर कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा पीड़कनाशक उद्योग में। जो कीटनाशक उद्योग होता है वहाँ पे ये जो श्वेत फुस्फुस या फिर सफ़ेद फुस्फुस रोग पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है? आंसर होगा कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल कैंसर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है किस रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल ग्वाइटर रोग के इलाज में किया जाता है? तो आंसर होगा सोडियम सोडियम। सोडियम का इस्तेमाल ग्वाइटर रोग के इलाज में किया जाता है जबकि कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आंसर होगा बरेली में। भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र बरेली में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय भोजन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंसर होगा मैसूर। केंद्रीय भोजन अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग में इस्तेमाल क्यूनिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये क्यूनिन सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है जीका वायरस किस मच्छर से फैलता है? आंसर है एडिज मच्छर से। जीका वायरस जो है एडिज मच्छर से फैलता है। अगर यह एडिज मच्छर किसी गर्भवती महिला को काट ले तो गर्भ में पल रहे बच्चे को बुखार हो जाता है जिस कारण से बच्चे के सर के विकास रुक जाता है और इसी कारण से जीका वायरस से पीड़ित जितने भी बच्चे होते हैं उनका सर जो होता है वो काफ़ी छोटा देखा गया है।
अगला प्रश्न है, किस वायरस की वजह से अविकसित दिमाग के बच्चे का जन्म होता है? आंसर होगा जीका वायरस। जीका वायरस के कारण बच्चे का जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है, जिस कारण से अविकसित बच्चे का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, जीका वायरस का मामला सबसे पहले किस देश में आया था? आंसर होगा युगांडा। जीका वायरस का सबसे पहला जो मामला आया था वो युगांडा में आया था। आपको बता दूं कि ये जीका वायरस के अलावा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया भी जो है यह मच्छरों से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि। जब इंसान में श्वेत रक्त कोशिका में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो ल्यूकेमिया नामक एक कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? आंसर होगा टाइफाइड, कोलरा और हेपेटाइटिस। ये सारे जो है दूषित पानी के सेवन से होने वाला रोग है। टाइफाइड, कोलरा और हेपेटाइटिस। टाइफाइड और कोलरा जो है ये छोटी आंत की बीमारी है, जबकि हेपेटाइटिस जो है यह लीवर से संबंधित रोग है। और ये सभी जो रोग होते हैं वो दूषित पानी के सेवन से होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगेन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।